उसी मनहूस की वजह से उसी की हाय लग गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जैसे ही उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे गुस्सा आने लगता है। यह क्यों है? काश उसकी जगह तुम यहाँ होती। उस दिन गुस्से में मैंने बहुत पी ली थी। न जाने कैसे ट्रक से टकरा गया, कुछ पता नहीं। पल्लवी, मैं तो तुम्हारे नशे में था। अच्छा? पल्लवी ने अपनी अदाएं दिखानी जारी रखी। मैं कब से तुम्हें देखने को परेशान था। मेरे घर वाले मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। मेरा मोबाइल डैमेज हो गया है। जल्द ही तुम्हें कॉल करूँगा। एक काम करो, तुम ही यहाँ आ जाओ। अब तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मैं आती हूँ। लेकिन कैसे? इतनी दूर आने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तुमने कितने दिनों बाद मुझे कांटेक्ट किया। ठीक है, मैं तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट बुक कराता हूँ और तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। फिर तुम्हारी उस मनहूस की कैसे छुट्टी करती हूँ तुम देखना। मुझे उस दिन का इंतज़ार है। मैं उसे और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों को मनाना होगा। वह बच्चों को तो कलेजे से लगाए रहती है। इतनी आसानी से नहीं जाएगी। यह तुम देखो, मैं या वह, दोनों में से एक चुन लो। तुम चुन लिया, अब तो खुश हो? हा हा हा। परवीन ज़ोरों से हंसने लगा। परवीन सोचने लगा, पल्लवी को बुला तो लूँगा, लेकिन घर वालों को कैसे तैयार करूँ? अब उसके पास जाना भी मुमकिन नहीं है। तभी मंजू कमरे में चाय लेकर दाखिल होती है। परवीन का मुंह बन गया। अभी बताता हूँ इसे। मन ही मन कुछ सोचने लगा। जैसे मंजू ने चाय उसे पकड़ाने की कोशिश की, उसने कप को पकड़ जोर से दीवार पर दे मारा। यह चाय है साली, इतनी गंदी बनाई है। और जोर से गालियाँ देने लगा। सभी कमरे में चले आते हैं। माँ, कैसे चाय बनाई इसने? अरे हमने भी तो पी, ठीक ही तो है। तुम ही इसे सर पर रखो, मुझे मार दो जान से। यह मुझे मार देगी माँ। आह मेरे पैर। बेटे की तकलीफ़ में माँ को भी पीड़ा हुई। मंजू, तुम जाओ यहाँ से। मंजू मौके की नजाकत भांपते हुए चुपचाप चली जाती है। माँ, तुम क्यों नहीं समझती? मुझे तकलीफ़ में देख तुम्हें अच्छा लगता है क्या, जो बार बार इसे भेजते हो मेरे पास? अच्छा तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ? मेरा पीछा छुड़वा दो प्लीज़। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, मैं उससे तुम्हारा कोई काम नहीं करवाऊँगी। बच्चों को मेरे पास भेज दो। ठीक है बेटा, बुढ़ापे में यह दिन देखने पड़ रहे हैं। माँ बुदबुदाती रही थी। उन्होंने बच्चों को परवीन के पास भेज दिया। परवीन बच्चों से बात करता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। दोनों बच्चे अपने पापा से चिपक जाते हैं और रोने लगते हैं। परवीन बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठाता है और उन्हें बताता है पल्लवी उनकी दोस्त उनसे मिलने आ रही है और वह अब यहीं रहेगी इसी घर में। बच्चे कुछ नहीं कहते, चुपचाप कमरे से चले जाते हैं और जाकर दादी को बताते हैं। दादी खामोश रहती है और बच्चों को समझाती है, रहने दो, करने दो, उसको जो करना है, खुश रहने दो। वह मंजू को समझाती है, उसे आने देते हैं बहू, उसे खुश रहने दो। हमने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। मंजू चुप थी। वह घर के हालातों के आगे बेबस थी। अपनी ज़िंदगी का फैसला करने जा रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वह मझधार में थी। उसके जीवन की नैया डगमगा रही थी। अभी तक तो वह यही सहन करती रही, उसका पति निर्दयी है, लेकिन अब सोत को भी अपने सामने कैसे बर्दाश्त करे। उसकी आँखों के आगे अंधेरा आ रहा था। वह जाकर मंदिर में रोने लगी। मंजू के अंदर हिम्मत न थी
वह शोतन को देख सके। जब वह घर में आ पहुंची तो मंजू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आंसुओं के सिवा उसके पास कुछ न था। बच्चे सब समझ रहे थे, लेकिन अपने पिता का हाल देख उनकी खुशी के लिए खामोश थे। पल्लवी के घर में आने से परवीन के चेहरे पर रौनक आ गई, जिससे वह छिप छिप कर मिलता था, लैपटॉप से बातें करता था। अब वह उसके सामने थी। वह परवीन के कमरे में पहुंची और कहती है, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसके शरीर से खुशबू की तेज गंध आ रही थी। तन दमक रहा था और चेहरा चमक रहा था। हरे रंग के लिबास में उसकी खूबसूरती निखर रही थी। परवीन के माँ बाप ने जब उसे देखा तो शर्म से उनका चेहरा झुक गया। उनके बेटे ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मंजू के घर वालों को जब पता चलेगा तो क्या होगा? राधे श्याम ने अपनी पत्नी बिमला से कहा कि वह बहू से कहे कि कुछ समय के लिए अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाए। देव उसे छोड़ आएगा। वह मंजू को बोलने गई, लेकिन मंजू ने मना कर दिया कि अगर उनके माता पिता को जब पता चलेगा कि परवीन का एक्सीडेंट हो गया है और वह ऐसी हालत में अपने पति को देखभाल न कर मायके आ पहुंची है तो उन्हें दुख होगा। इससे बेहतर होगा कि उन्हें कुछ पता ही न चले। परवीन की माँ बिमला ने सर पकड़ लिया। जैसी तुम्हारी इच्छा बहू, बाद में मत हमें कुछ न कहना। पल्लवी परवीन के साथ बातें करती रही, हंसती रही। कोई उनके कमरे में नहीं गया, किसी ने बात नहीं की। देव घर से बाहर चला गया। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था। बैठे बैठे परवीन थक गया तो पल्लवी से कहा कि उसे लिटा दे। पल्लवी ने उसकी लेटने में मदद की। वह परवीन से बात तो कर रही थी, लेकिन उसे कुछ चुभ रहा था। वह सोच रही थी, इसी कमरे में परवीन उससे बात करता था। जब उसने उसके कटे हुए पैर देखे तो डर गई। उसके मन ही मन सोचने लगी, कैसे अपाहिज हो गया है यह। इसकी पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रही। उसने परवीन से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही? यहाँ नहीं है क्या? क्या पल्लवी, तुमने किस मनहूस का नाम ले लिया? यहीं कहीं होगी। तुम्हें उससे क्या? अब तुम ही मेरा काम करोगी। उसे यहाँ नहीं आने देना। वह अचकचा गई। ठीक है। पल्लवी उससे अब तक बाहर ही मिली थी। घर में उसका रूप एकदम अलग था। जब तक पल्लवी परवीन के कमरे में रहती है, वहाँ कोई नहीं आता है, न बच्चे, न भाई, न माता पिता। और मंजू ने तो मानो खुद को कैद ही कर लिया हो। लेकिन एक दिन जब मंजू रसोई में काम कर रही थी तो पल्लवी वहाँ पहुँच गई। उसने चुपके से देखा मंजू को। वह एक खूबसूरत भरी पूरी औरत थी। उसकी ममतामय रूप देख पल्लवी सिहर गई। उसकी अंतरात्मा चित्कार उठी। यह वह क्या कर रही है? देवी सम्मान स्त्री के सुहाग पर डाका डाल दिया। परवीन का भयानक रूप देख वह समझ गई, यह इंसान ही सही नहीं है। तभी तो पूरा परिवार होते हुए, इतनी सुंदर सुशील पत्नी होते हुए मुझ जैसी औरत के पीछे तबाह हो गया। यह उसकी हवस है और कुछ नहीं। उसका पति इतना गलत कर रहा है। भगवान ने सजा भी दे दी, फिर भी मुझे यहाँ बुलाकर एक घरेलू स्त्री की तरह बर्ताव करने की उम्मीद कर रहा है। इतना सुंदर शरीर वह इस अपाहिज की देख रेख में बर्बाद नहीं कर सकती। उसके रूप रंग के बहुत कदरदान हैं। जिस तरह परवीन उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता रहा, उससे तो लगता था कि वह कोई बेवकूफ़ सी औरत है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उलट है। इस परिवार की रीढ़ तो यही है। नहीं नहीं, मुझे अपाहिज नहीं बनना, नहीं छीनना इसका सुहाग, लेकिन इस खुदगर्ज आदमी को रास्ते पर लाना ही होगा। उसने मन ही मन कुछ ठान लिया। परवीन को बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। पल्लवी
बाहर टहल रही थी। उसे यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे। उसकी आँखों ने बहुत कुछ भाप लिया। तभी परवीन उसे आवाज़ लगाता है, पल्लवी। वह वापस परवीन के कमरे में जाती है। उस वक्त वह कयामत ढा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आँखें चमक रही थी। क्या है? वह लगभग चिल्लाई। उसके तेवर देख परवीन रुआंसा हो गया। कुछ नहीं, पानी दे सकती हो? परवीन ने कहा। यह लो, और उसने गिलास पकड़ा दिया। तुम यहाँ आओ मेरे पास। किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मेरे घर वालों ने या फिर उस मनहूस ने? पल्लवी चुप रही। परवीन को लगा उसके घर वालों ने कुछ कहा होगा। अच्छा, बाहर चलते हैं, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ गाड़ी निकाले, बच्चों को भी ले चलते हैं। पल्लवी बोली, नहीं, पहले हम चलते हैं, बच्चों को बाद में ले चलेंगे। ठीक है। वह अपनी व्हील चेयर पर बैठता है। पल्लवी उसकी मदद करती है। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है? वहीं चलो, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ मैं जाता हूँ। ठीक है। पल्लवी और परवीन कॉफ़ी पीते हैं। परवीन का दोस्त तभी वर्मा वहाँ पहुँचता है और पल्लवी जैसे हुस्न को देख रुकता है। परवीन से हालचाल पूछता है। वह इशारा करता है कि कौन है। परवीन कहता है वह उसकी दोस्त है, उसके एक्सीडेंट के बारे में सुन उससे मिलने आई है। वर्मा वहीं बैठ जाता है। वह काफ़ी हैंडसम था। पल्लवी की नज़रें बार बार उस पर ठहर जाती। वह भी उसे ताड़ रहा था। नज़रों के जाम आपस में टकराने लगे। परवीन सब देख रहा था। उसे गुस्सा आ गया पर चुप रहा। चलो पल्लवी, घर। अरे थोड़ी देर रुकते हैं ना, कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है। यह है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए। हुस्न और जवानी आमने सामने थे। बीच में वह अपाहिज कुदरत भी खुलकर हंस रही थी। तभी तेज बारिश होने लगी। वर्मा ने परवीन की व्हील चेयर पर बिठाकर अंदर बिठा दिया। पल्लवी ने कहा कि जब बारिश रुक जाएगी तब चलेंगे। परवीन को एक कोने में बिठाकर वर्मा और पल्लवी हाथ पकड़कर बाहर चले गए। थोड़ी देर में वापस आए। मैडम को वॉशरूम जाना था, अब तुम तो ले जा नहीं सकते थे तो मैं ही ले गया। अब मैं चलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, जहाँ जाना होगा मैं ले जाऊँगा। वह अजीब ढंग से हंस रहा था। आदमी की फितरत आदमी न समझे, यह हो ही नहीं सकता। बेबस परवीन चुप रहा। बार में 2-3 पैग लगा लिए उसने। पल्लवी बोली, चलो अब चलते हैं। बारिश रुक गई थी। वर्मा उसे हाथ हिलाकर बाय कर रहा था। परवीन ने पल्लवी को देखा। उसकी आंखों में शरारत थी। जब दोनों वापस घर पहुँचे तो बच्चे बाहर खेल रहे थे। दोनों ने अपने पापा को देखा तो लपक कर उसके पास पहुँच गई। पापा, हमारे लिए क्या लाए? आप आंटी को लेकर गई घूमने, हमें नहीं ले गई। दोनों जाओ यहाँ से, देख नहीं रहे तुम्हारे पापा थके हुए हैं, चलो जाओ यहाँ से। दोनों अपने पिता को देखने लगे। परवीन चुप रहा। उसके दिल में चुभन हुई। उसके बच्चों को पल्लवी ने ऐसे बोला उसे पसंद नहीं आया, लेकिन वह थक गया था, आराम करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। दोनों बच्चे चुपचाप अपनी माँ के कमरे में भाग गए। पल्लवी ने अपनी अदाएं दिखानी शुरू की। बहुत थक गए ना डार्लिंग, चलो खाना खा लो, मैं लेकर आती हूँ। पल्लवी रसोई में गई। वहाँ कुछ खाने को नहीं मिला। वह परवीन की माँ बिमला के पास जाती है। उसे देख उन्होंने मुंह घुमा लिया। पल्लवी मन मार कर वापस परवीन के पास आती है और परवीन से पूछती है, खाना कैसे खाएंगे? वहाँ कुछ नहीं है। परवीन माँ को बुलाता है। माँ उसे लताड़ती है। वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है। जिसके साथ घूमने गया था उसी से अपना खाना बनवा ले। परवीन पल्लवी का चेहरा देखता है। ना बाबा ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हालांकि पल्लवी को सब आता था, लेकिन वह परवीन को सबक सिखाना चाहती थी। परवीन होटल से खाना मंगवाता है।
फिर दोनों कमरे में बैठकर खाते हैं। होटल का खाना खाकर परवीन बीमार हो जाता है। माँ ने साफ मना कर दिया, उनसे काम नहीं होगा। परवीन परेशान हो जाता है। उसे लगता है पल्लवी को घर में बुलाकर उसने आफत मोल ले ली है। और वह वर्मा भी बहुत बेतकल्लुफ़ हो रहा था। तभी उसे वर्मा आता हुआ दिखाई दिया। कैसे हो दोस्त? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वह यहाँ नहीं है, परवीन कहता है। तब तक पल्लवी भी वहाँ आ धमकती है। वर्मा उसे देख खुश हो जाता है। पल्लवी उसका हाथ पकड़ अपना आंचल लहराती हुई कमरे से घूमने निकल जाती है। परवीन गुस्से से दांत बींचता है। उसे विश्वास नहीं होता कि पल्लवी जो उससे इतना प्यार करती है, इतनी दूर उसके पास रहने आई। यहाँ आकर वह यह करेगी। आज से इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे यहाँ से वापस भेजूंगा। तभी बच्चे खेलते हुए वहाँ आ धमके, पापा हमारे साथ खेलो। वह कहता है, हाँ चलो खेलते हैं, और बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वह पल्लवी से नहीं मिला था। पूरे परिवार के साथ हंसता खेलता था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। वह मायूस हो बैठा था तो बेटी पूछती है, क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत खराब है? वह कहता है, वह ठीक है, उसे भूख लगी है, बस इतनी सी बात। अभी मम्मा को बोलती हूँ वह आपके लिए कुछ बनाई। मंजू ने खाना बनाया। हालांकि उसे बहुत ज़ोर से बुखार था, लेकिन वह परवीन को परेशान नहीं देख सकती थी। उसे बच्चों ने सब बता दिया। खाना खाने के बाद परवीन ने बच्चों से पूछा कि उनकी माँ कहाँ है। तभी बेटी बोल बैठ पड़ी, मम्मा को बुखार है पापा, उन्होंने कुछ नहीं खाया। क्या? परवीन के दिल में कुछ चुभ रहा था। शाम को पल्लवी वापस आई तो परवीन उस पर बरस पड़ा। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या वर्मा के लिए? वह मुझसे ज़्यादा हैंडसम है क्या? परवीन उसे बोलता है और गुस्से में बोलता ही गया। तो तू वैसा ही है, पैसा भरो तो तू बात करेगी, पैसा दो तो मिलने आएगी। तू कैसे मेरे साथ इस घर में रहेगी? मेरा काम कैसे करेगी? तुझे तो बिस्तर चाहिए, मर्द चाहिए, तुझे अब वो मिल गया है। पल्लवी ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। साले अपाहिज कहीं के, तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? तेरी बीवी नहीं हूँ जो तेरी बकवास सुन लूँगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? तेरी सेवा कर अपनी जवानी बर्बाद करूँ? तुझ में अब रखा ही क्या है? तूने पैसा दिया तो ब्याज समेत वसूला भी, अपना शरीर नोचवा कर तेरी हवस भी तो पूरी की। मैं कोई घर की औरत नहीं जो शरीर भी दूंगी और बदले में कुछ भी न लूँगी। परवीन उसके तेवर देख बौखला गया। उसे उम्मीद नहीं थी पल्लवी उसके साथ ऐसा करेगी। वह उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। पल्लवी गुस्से से बोलती है, तेरे संग रहेगा भी कौन लंगड़े? मेरा हुस्न देखा है, बहुत हैं मुझे चाहने वाले। तेरी देखभाल करूं, तेरी बीवी हूँ क्या? और सुन, तेरे दोस्त को भी मैंने ही यहाँ बुलाया था। तू अपनी बीवी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? तू तो उस शरीफ औरत को मनहूस का ताना देता रहा। मनहूस वो नहीं, तू है। वह तो इतना बर्दाश्त कर रही है, तूने अपनी आग बाजार में बुझा ली। कभी उसके बारे में सोचा? वह भी तो शादीशुदा है। अगर तेरी तरह वह भी ऐसा करती तो तू अपनी बीवी का नहीं हुआ। क्या क्या नहीं कहा, कितना बड़ा झूठा है तू। अच्छा हुआ तेरे साथ यह हुआ। मैं तो बाजारू हूँ, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तेरी बीवी तो शरीफ है, उसे तो खुश रख। अपने माँ बाप की भी नहीं सोची। तेरे जैसे कितने मेरे इस एक इशारे पर मर मिटे। पल्लवी के आँख से आंसू बह निकले। अपना अपमान वह बर्दाश्त न कर सकी। वह मंजू के पास जाकर माफ़ी मांगती है। कहती है उसने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है, अब यह किसी और गैर औरत की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखेगा, और चली जाती है।
मंजू रोती है। उसे परवीन के लिए दुख होता है, लेकिन चुपचाप रहती है। बुखार से उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। परवीन अपने कमरे में बैठा हुआ सोचता है कि पल्लवी ने उसकी आंख खोल दी। पैसे देकर वह जिन खुशियों को खरीदता था वह तो अस्थायी थी। जब उसने चाहा कि वह हमेशा के लिए मिल जाए, पल्लवी जो उसकी जान थी अपने साथ रख ले, ऐसा हो नहीं पाया। उसे शिद्दत से मंजू की याद आती है, जिस पर इतने जुल्म करता था। जब उसके साथ वही हुआ तो वह टूट गया। वह समझ गया जो सितम उसने मंजू पर किए उसे कभी कोई खुशी न दी, उसके बदले में उसे यह लाचारी भरी जिंदगी मिली है। उसकी आंख से आंसू बह निकलते हैं। तभी राधे श्याम और बिमला वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, अच्छा हुआ जो तूने उसे खुद ही भेज दिया। माँ, कहता हुआ परवीन माँ से लिपट जाता। वह कहती है, बेटा तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले मंजू से, तभी इस घर में खुशियाँ वापस आएंगी, नहीं तो पूरे समाज में तो उनकी इज्जत जा ही चुकी है। माँ मंजू को उसके पास भेजती है। परवीन बिस्तर पर लाचारों की तरह लेटा हुआ आंसू बहा रहा था। मंजू को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है और उसे बैठने को कहता है। मंजू उसे उठाती है। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। तुम्हें तो बुखार है मंजू? खामोशी थी। उसका दर्द आज परवीन को साफ दिख रहा था। आखिर क्यों वह भटका? उसे खुद से ही घृणा हो रही थी, जिसके साथ पवित्र अग्नि के फेरे ले अपना बनाकर इस घर में लाया था। फिर दूसरी औरत को देखा ही क्यों? मंजू को इतने सालों के बाद पति की आंखों में प्यार दिख रहा था, लेकिन वह बेहोश हो गई। सास ससुर व बच्चे भागते हुए आते हैं। तब तक देव भी वापस आ जाता है, जो शहर से बाहर अपने दोस्त के यहाँ था। माँ ने मंजू को दवा दी। वह होश में आई तो परवीन उसको ही देख रहा था। उसके चेहरे पर नफरत की जगह प्यार था। बच्चे उसके करीब आ गए। मम्मा, जब आप बेहोश हो गई तो पापा ही आपकी देखभाल कर रहे थे। अब यही है, आप भी पापा को हाथ मिलाओ। परवीन मंजू अपनी पलकें झुका लेती है। वह खामोश थी, किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप मंदिर चली जाती है। सामने कान्हा जी की मूरत मुस्कुरा रही थी। वह पूछती है, आखिर क्यों यह सब हुआ? उसे कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा का उच्चारण सुनाई दे रहा था। चारों ओर असीम शांति थी।